ओके सो वेलकम बैक एवरीवन। और अब हम देखेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पे कुछ क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आपने थ्योरी पढ़ ली है, फिर भी कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूंगा। और शुरुआत करेंगे सर कुछ दो तीन चीज़ों से, थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये लो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मान लो कोई बैंक है, स्टार्टिंग में कोई कंपनी ले लो, पैसे की ज़रूरत है तो मार्केट में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऐसा इशू कर रहे हैं। ठीक है। अब जनरली क्या होता है, बहुत सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी होते हैं कि मान लो उनकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ और वो मार्केट में इशू किया जा रहा है और उसका ना कोई कूपन रेट वगैरह नहीं होता। तो ये जो 100 रुपये होता है वो यहाँ से यहाँ पे यानी कि 14 डेज़ बाद, 91 डेज़ बाद, 6 महीने बाद में रिडीम कर दिया जाता है। तो जब वो इशू किया जाता है ना, तो वो डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। लेट से 10% डिस्काउंट, तो वो हो गया 90 रुपये, राइट। तो अब ये जो डिस्काउंट का अगर रेट कहीं आपको लिखा हुआ मिले तो आप किस पे लगाओगे, 90 पे लगाओगे कि 100 पे लगाओगे? सर ये 100 पे लगेगा फेस वैल्यू पे, ठीक है। बट इन्वेस्टर के एंगल से देखो तो इन्वेस्टर को यील्ड कैलकुलेट करना है, रिटर्न कैलकुलेट करना है। वो तो अपना रिटर्न लेगा न्यूमरेटर में, जो कि 90 और 100 के बीच का डिफरेंस है 10 रुपये, और डिनोमिनेटर में वो रखेगा 90, क्योंकि उसने तो इन्वेस्ट 90 ही करा। तो यील्ड हमेशा याद रखना कि मार्केट प्राइस पे लगेगी और डिस्काउंट का रेट जो है वो फेस वैल्यू पे लगेगा। ये एक चीज़ ज़रूर याद रखना। अब बैंक्स कई बार क्या होती है, जब डिस्काउंट रेट निकालती है तो वो 360 दिन का साल पकड़ती है। इन्वेस्टर के लिए तो वो लोग 365 दिन ही पकड़ते हैं। ये जनरल प्रैक्टिस है जो फॉलो की जाती है। अगर आप इसके अलावा भी कुछ लिखते हो तो आप बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है आंसर में। बट मोस्टली ऐसा होगा आने वाले टाइम में कि डिस्काउंट रेट 360 दिन से कैलकुलेट हुआ हुआ दिखेगा और यील्ड 365, बट दैट्स ऑल ओके। ये 360 लेने के पीछे और कोई लॉजिक नहीं है, बस सिंप्लिसिटी है कि 12 महीने का दिन 360 में 30-30 दिन का हर महीना बांटा जा सकता है। 365 में कभी 31, कभी 29, कभी 30 ऐसे डेज आते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी थी। अब आगे आगे बढ़ते बढ़ते सब कुछ सीखते जाएंगे सर। आओ हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा चार्जिंग भी कर लेंगे इसको, ध्यान देना। आरबीआई ने, क्वेश्चन नंबर 111, आरबीआई ने 91 डेज का टी बिल का मतलब होता है ट्रेजरी बिल, मार्केट में बेचा, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपये और यील्ड है 6% का। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में लिखा है यील्ड, यील्ड यानी रिटर्न, यानी कि वो तो कैलकुलेट किया जाएगा सर मार्केट प्राइस या इशू प्राइस पे। 100 पे मत कैलकुलेट कर लेना, 100 पे जो होगा वो तो डिस्काउंट रेट होगा। ये तो यील्ड है सर, ये तो सर इशू प्राइस पे लगेगा, ठीक है। व्हाट वाज द इशू प्राइस, क्वेश्चन पूछ रहा है इशू प्राइस क्या है। सिंपल सी बात बताओ, ये देखो ये वाला पार्ट है 100 रुपये, उसको यहाँ पे मिल जाएंगे वापस, जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको 100 रुपये वहाँ मिल जाएंगे। 6% जो दिया रहता है यील्ड, ये पर एनम माना जाता है। आपका 91 डेज है तो आप 91 डिवाइडेड बाई 365 में उस रेट को कन्वर्ट कर लो। तो अब मैं बताऊं कैसा फॉर्मूला बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है सर, 100 रुपये हमको मिलने हैं, ठीक है, 100 रुपये हमको मिलने हैं। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि इशू प्राइस आप निकाल लो, इसको 1 प्लस प्रिंसिपल तो सेम रखना ही है। आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% का, आपका जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% का, इनटू, यानी कि मैं 0.06 लिख लूँ, 0.06 इंटू 91/365 कर दो, और क्या रहेगा इसमें सॉल्व करने जैसा और बाकी। सो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या मेरी इशू प्राइस आ जाएगी? हाँ सर, मेरी इशू प्राइस आ जाएगी। देखो 6.06 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 365 प्लस 1 यानी 1.015, तो आंसर आता है 98.52। अब आपको लगेगा सर ये क्या नया फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मूला और कुछ नहीं है, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर, बस ख़त्म, वही है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि कंपाउंडिंग नहीं हो रही है तो पूरा साल लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, 91 डेज़ में तो कहानी ख़त्म हो रही है। आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 112 पे। 98.52 पे इशू किया गया था, तो ये जो 6% है ना वो इसका रेट था 98.52 का। सपोज मिस्टर एक्स परचेज करते हैं ट्रेजरी बिल 9940 पे। अब इशू प्राइस आपको दे दी गई है, 91 डेज और फेस वैल्यू भी आपको दे दी गई है, तो क्या निकालने बोला जाएगा? यील्ड शायद निकालने बोलेंगे। देन व्हाट वुड बी हिज एनुअलाइज्ड इन्वेस्टमेंट रेट, यानी कि यील्ड ही हो गया ना,
और एनुअलाइज डिस्काउंट रेट, अब दोनों पूछ लिया। डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा फेस वैल्यू पे, इन्वेस्टमेंट रेट यानी कि रिटर्न कैलकुलेट करा जाएगा इशू प्राइस पे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत। 9940 और 10,000 में डिफरेंस सिर्फ 60 रुपये का है सर, ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट रेट कैलकुलेट किया गया है इशू प्राइस पे और डिस्काउंट रेट कैलकुलेट किया गया है 10,000 पे। न्यूमरेटर में देखोगे तो इसको भी 60 रुपये, इसको भी 60 रुपये। इसका 60 रुपये जब लिखते हो तो वो कमाई मानी जाती है, यहाँ 60 रुपये लिखते हो तो माना जाता है कि डिस्काउंट दिया गया है। बट आप डिस्काउंट में देखना 360 डेज यूज़ हुआ और इन्वेस्टमेंट में 365 डेज यूज़ हुआ है, कहानी खत्म। और ये सब जो 60 रुपये का था ये 91 डेज़ का था ना। हमें जो रेट निकालने होते हैं वो पर एनम निकालने होते हैं, कभी भी ध्यान देना। अगर क्वेश्चन में दिए है तो पर एनम मानते हैं, निकालना है तो पर एनम निकालना होता है। बट ये जो 60 रुपये का था डिस्काउंट या इन्वेस्टमेंट वो 91 डेज़ का था, हमने उसको 365 में कन्वर्ट करा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब गवर्नमेंट मान लो पे करती है 5,000 एट मेचोरिटी फॉर 91 डेज, तो ये हो गई फेस वैल्यू ट्रेजरी बिल। और अगर मिस्टर वाई इज डिजायरस टू अर्न किस पे करेगा सर, इशू प्राइस पे अर्न करेगा। अच्छा, लेकिन दिक्कत हो गई, यहाँ एनुअलाइज डिस्काउंट रेट बोल रहा है तो फेस वैल्यू पे ही लगाना पड़ेगा। 3.5% आप फेस वैल्यू पे लगाओगे, लेकिन ये 3.5% सर पर एनम रहेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, तो 3.5% पर एनम जो है उसको 91, अच्छा 91 डिवाइडेड बाई 365 करो पहले तो आपको पता चलेगा 91 डेज का डिस्काउंट कितना आएगा। वो 5,000 में से माइनस कर दो, कहानी खत्म। वो 5,000 में से माइनस कर दो। देखो, तो आप अगर सिंपल भाषा में लिखना चाहते हो तो 5,000 1 माइनस 0.035 पूरा तो नहीं करोगे, इंटू 91 डिवाइडेड बाई 365। देखो 0.035 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 365, और वो 1 में से मैंने माइनस कर दिया इंटू 5,000, 4956 ये रहा। ठीक है सर, आगे बढ़े। बहुत इजी थे 3 क्वेश्चन तो। अब धीरे धीरे थोड़ा सा सिचुएशन बढ़ता जाएगा ना, मज़ा आएगा तभी। अब देखो ये वाले क्वेश्चन है, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है। कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लिया कि ये ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, क्या है क्या है क्या है। ध्यान देना, वंडरलैंड लिमिटेड हैज़ एक्सेस कैश ऑफ 20 लैक्स। कितना पैसा पड़ा है उनके पास में, 20 लाख पैसा पड़ा है, जो कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में। कहाँ पे सर, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 20 लाख का। बट ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप ध्यान देना उनका कुछ एक्सपेंस आएगा जो कि है 50,000 रुपये का। ठीक है, द सिक्योरिटीज इन्वेस्टेड विल हैव एन एनुअल यील्ड ऑफ 9%। आप एक चीज मान के चलो, 20 लाख पूरा इन्वेस्ट हो रहा है, 50,000 हमारे जेब से और खर्चा अलग से लग रहा है, 20 लाख में से नहीं काटना है। तो 20 लाख पे आप कितना कमाओगे, 9% कमाओगे, 1,80,000 होता है वो। ठीक है, कंपनी क्या चाहती है ध्यान देना, कितने पीरियड के लिए आपको इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा कि आपकी इनकम टैक्स पे करने के पहले की इनकम 5% आए। बोलो, अगर आपको 5% इनकम चाहिए तो यार ये ना पेंसिल चार्ज होने का टाइम नहीं मिल रहा है, बट ठीक है, आपको अगर 5% की इनकम चाहिए तो वो कितनी हुई सर, वो तो 1 लाख की हुई। तो क्या आप सिर्फ 1 लाख ही रिकवर करना चाहोगे? 1,80,000 मिल रहा है, अगर साल भर रख रहे हो तो 12 महीने रख रहे हो तो ये तो कंफर्म हो गया। बट 5% चाहिए, यानी कि कितना चाहिए सर, सिर्फ 1 लाख चाहिए। लेकिन 1 लाख आपकी प्री टैक्स इनकम होना, यानी कि खर्चे भी माइनस होने के बाद में जो इनकम आती है वो, टैक्स भरने के पहले खर्चे माइनस होने के बाद। तो 50,000 भी तो जो हमारा खर्चा हुआ वो भी तो रिकवर करना पड़ेगा। यानी कि हमको कितना होना, 1 लाख प्लस 50,000 और रिकवर करना पड़ेगा। 5% तो 20 लाख का हो गया। वो 1,50,000 जब हम कमाएंगे उसमें से 50,000 का खर्चा माइनस करेंगे और फिर दिखाएंगे कि 1 लाख, और ये आएगा 5% सर आपका। तो आपको कितना कमाने की ज़रूरत है, 1,50,000। साल भर रखते हो तो 1,80,000। तो बताओ 1,50,000 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 1,80,000। आ गया 10 महीने, ये रहा। आप क्रॉस कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ये देखो 1,80,000 12 महीने में मिल रहे हैं, तो 1,50,000 कितने महीने में मिलेंगे, कहानी खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा वो बोलता है कि कितने पीरियड के लिए रखना पड़ेगा कि कंपनी का ब्रेक इवन आ जाए। ब्रेक इवन तो कब आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि ये 1 लाख की वैल्यू 0 आ जाए, तो 0 प्लस 50,000, 50,000 का खर्चा तो रिकवर करेंगे। ब्रेक इवन तब आएगा सर जब हमारी कमाई 50,000 की हो जाएगी, क्योंकि उधर से कमाई 50,000 की, इधर से खर्चा 50,000 का, और हो गया 0। तो 0 रख दो, मतलब अपने को क्या करना है, 50,000 ही कमाना है, फिर एक्स निकाल लो। अब निकालो, बोलो 1,80,000 के लिए 12 महीने, तो 50,000 के लिए कितने महीने, ये आपका आ जाएगा 3.33। आप आंसर निकाल दो, वैसे क्रॉस कैलकुलेशन करके निकालो, ये करके निकालो, आंसर सेम ही आएगा। ईजी वे बता रहा था बस मैं तो। ठीक है, ये आप होमवर्क ले लोगे, अब सेम ही है ना, देखो
क्या है, मिनिमम पीरियड निकालना है यहाँ पे, ये भी प्री टैक्स इनकम 6% की है, एनुअल यील्ड यहाँ पे 10% मिलेगा, एक्सपेंसेस 45,000 के, क्या है, रिपीट है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, ये देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये कमर्शियल पेपर की बात आती है। कमर्शियल पेपर कितना इशू करा है, 10 करोड़ का। अब आपने अगर पढ़ा होगा तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कमर्शियल पेपर जो है हमेशा डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। तो ये जो 10 करोड़ है सर, ये 10 करोड़ आज नहीं मिलता, ये 10 करोड़ मिलता है एट द एंड। ठीक है, डेट ऑफ इशू देखो 16 जनवरी 2019 और डेट ऑफ मेच्योरिटी 17 अप्रैल 2019। फॉर्चुनेटली उन्होंने डेज निकाल के दे दी, नहीं तो हमको कैलकुलेशन करना पड़ता। ये इंटरेस्ट रेट है 12.04%, इंटरेस्ट रेट है, डिस्काउंट रेट नहीं है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब ऐसी क्लैरिटी नहीं रहती तो हम मानेंगे कि इशू प्राइस पे हमने इतना कमाना है, जितना भी आज मिलेगा, लेट्स से एक्स पे 12.04% आपका कितने साल भर के लिए। आप एक काम करो, 91 डिवाइडेड बाय 365 कर दो। इन्होंने डेज तो नहीं लिखे तो हम ले लेते हैं 365। ये देखो इन्होंने कर ही दिया ऑलरेडी, 12.04% को 91 डेज के इसमें कन्वर्ट कर लिया। यानी कि हमारी 91 डेज की कमाई कितनी होनी चाहिए सर, 3% होनी चाहिए। यानी कि एक्स में मैं 1.03 और क्या है आगे 002 ऐड करूँ तो 10 करोड़ आना चाहिए। बस क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितना आना चाहिए, कर लो कैलकुलेशन। ये आपका आएगा 9.70849%। आप ऐसा कैलकुलेशन करो, एक्स इंटू, और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है सर, ध्यान दो, ये बताता हूँ मैं। कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1+r। प्रिंसिपल आपको नहीं पता, कंपाउंड अमाउंट आपको पता है 10 करोड़ का, और 1+r यानी कि 1.003% है ना, 03002। कर लो कैलकुलेशन, 10 डिवाइडेड 1.03002, 9.7085। ये रहा, आ गया वही सेम फॉर्मूला, कुछ नया नहीं, अल्टरनेटिवली ये रहा 85। आ जाओ ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट करो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एज वेल एज द टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स टू भास्कर लिमिटेड। अब भास्कर लिमिटेड ने क्या करा मालूम है क्या, उसने मार्केट में कमर्शियल पेपर इशू करा। कमर्शियल पेपर इशू करा तो आज कितना पैसा लिया सर, 97,550 लिया, और ठीक 3 महीने बाद में वो 1 लाख रुपए दे देगा। यानी कि वो कितना, 2,450 रुपये, 2,450, राइट, 2,450 का उसका खर्चा हो गया इंटरेस्ट का। किस पे सर, 97,550 पे। ठीक है, लेकिन ये खर्चा जो हुआ ये तो सिर्फ सर 3 महीने के लिए हुआ, हमें 12 महीने के लिए निकालना है, तो वो आता है आपका 10.05%। बट ये जो था ये नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 10.05%। हमें पूछा गया इफेक्टिव, और यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, ये सिर्फ 12/3 करके कहानी छोड़ दी। आप अगर 2,450 डिवाइडेड बाई 97,550 इंटू 100 करते तो आपका रेट आता है 2.5115%। ठीक है, अब ये है एक क्वार्टर का रेट, 3 महीने का। अगर इफेक्टिव निकालना है तो आप क्या करोगे, 1.025115, कितने क्वार्टर होते हैं साल भर में, 3 महीने के कितने, 4 टू द पावर 4 - 1 कर लो, आपका आंसर आएगा। ध्यान दो, तो मैं आपको दोनों आंसर बताता हूँ। ये 10.05 जो हमने निकाला वो तो आपका देखो यहाँ से मैच कर जाएगा। इसके अलावा भी उन्होंने बोला कि देखो ये रहा, ये ऐसे निकालो 10.435%। ये कैसे निकाला, इफेक्टिव रेट 1 प्लस एनुअल रेट डिवाइडेड बाय n टू द पावर nt - 1। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही है 1.025115, ये ठीक है। अच्छा, तो साल भर का रेट हमारा 10.435% आ गया। लेकिन ध्यान दो, ये तो सिर्फ इन्वेस्टर को जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका साल भर का खर्चा कंपनी जो बियर कर रही है वो है। इसके अलावा कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए हमको ब्रोकरेज भी देनी पड़ी 0.15% की, लेकिन 3 महीने की है। 4 से मल्टीप्लाई करो 0.60 पर एनम आ जाएगा। रेटिंग चार्जेस पूरे साल भर के दिए। स्टैम्प ड्यूटी वापस 3 महीने की है, 4 से मल्टीप्लाई करो आपका आ जाएगा 0.7। तो 0.6, 0.5, 0.7%, ये भी तो तीनों खर्चा ही है मेरा एक तरह से। तो मैं जो पूरा पैसा 97,550 का रेज किया है मैंने, उसमें मुझे 4 खर्चे हुए हैं सर, 10.435% पर एनम, और ये 3 खर्चे पर एनम। तो क्या करूँगा मैं सर चारों को ऐड कर लूँगा, 1 2 3 4, ये मेरा कॉस्ट ऑफ द फंड्स आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, आगे बढ़ो। होमवर्क मैं ही पूछ रहा हूँ, मैं ही आंसर दे रहा हूँ। ये सेम क्वेश्चन है 118। अब इतना फास्ट क्यों जा रहे हैं सर, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप मैं छोड़ भी दूंगा तो भी आप कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 119 काफ़ी अच्छा है, इसमें इंस्टीट्यूट ने गलतियां करी है लेकिन आखिरी में सुधारी है। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा करना क्या है इसमें, ध्यान देना।
AXY लिमिटेड इज एबल टू इशू कमर्शियल पेपर। अच्छा, कमर्शियल पेपर इशू किया, ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि डिस्काउंट पे इशू करना चाहिए। तो सबसे पहली गलती जो इंस्टीट्यूट ने करी, इशू प्राइस ही 50 लाख पूरी लिख दी। अरे इशू आज 50 लाख थोड़ी मिलेंगे, 50 लाख के कमर्शियल पेपर है ऑफ। 50 लाख के कमर्शियल पेपर इशू करे, इसका मतलब ये 50 लाख आप 4 महीने बाद दोगे, आज तो कम मिलेगा ना सर। अच्छा, वो भी 12.5% का रेट है, 12.5% का रेट दिया है, ना डिस्काउंट है ना वो है, तो हम जनरली क्या मानते हैं कि ये उसकी कमाई होगी उसके अंदर की, 12.5% पर एनम। तो 4 महीने का कितना हुआ, ध्यान दो, 12.5% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4, 4.167%। अगर आप 50 करोड़ को 4.167% यानी कि 100 प्लस 4.16% से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा आज कितना पैसा आ रहा है। एक्स वाली फिगर जो आज आएगी हाथ में, उस पे 4.16% आप ऐड करोगे तो 50 लाख आता है, वो आएगी सर आपकी 48 लैक्स। करके देख लो, ये है वो कैलकुलेशन। तो देखना, इन्होंने ना एक आंसर ये दिया, अल्टरनेटिव ये दूसरा दिया, अल्टरनेटिव ये तीसरा दिया, ये दोनों गलत है मेरे एंगल से। तो मैं बताऊंगा क्या क्या गलती है और यही सही है। तो आज कितना पैसा लिया, मैं सही के एंगल से जाता हूँ, 48 लाख का पैसा दिया, 2 लाख का इंटरेस्ट बनता है, 50 लाख मिला के आप दे दोगे, मतलब अलग से 2 लाख नहीं देने आपको, आपको तो देने हैं लेकिन 50 लाख की फेस वैल्यू में इंक्लूडेड हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब इन्होंने जो 12.5% कैलकुलेट किया, ये भी गलत कैलकुलेट किया सर। 2,08,333, इस पे 12.5% लगा दिया, इंटू 4/12, गलत है। 50 लाख फेस वैल्यू पे नहीं लगेगा वो 12.5%, वो उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो 2 ही लाख वैल्यू आती है। ठीक है, माना। अब देखो इसके बाद, अच्छा जो कंपनी का खर्चा है वो 2 लाख का इंटरेस्ट हो गया खर्चा एक, उसके बाद एक और खर्चा है वो जो इशू करने का है, वो है 2,500 रुपये। तो 2,02,500 कंपनी की टोटल कॉस्ट हो गई। ये दोनों के दोनों P&L में डेबिट होंगे। इससे क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होने से टैक्स में बचत होगी। अच्छा, टैक्स में जो बचत होगी वो 30% की होगी, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है कि कॉस्ट ऑफ फंड निकालो आफ्टर टैक्सेस। तो अगर कुछ खर्चे हो रहे हैं तो उस पर टैक्स सेविंग, इनकम हो रही है तो टैक्स की पेमेंट आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है कि जितना भी आपके पास आएगा पैसा, उसमें से 1.5 लाख रुपए तो बैंक में आपको पूरे टाइम मेंटेन करके रखना है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो मेरे पास 48 लाख का पैसा आएगा, मानते हो बात को। अच्छा, 48 लाख मेरे पास में आया ना, इसके बाद मैंने 2 लाख रुपए अलग से निकाल के रख दिए क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट देना है। मैंने पॉइंट जो भी 2,500 है वो भी मैंने अलग से निकाल के रख दिया, और इसके अलावा 1.5 लाख रुपए मैं इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। यानी अब जो बचा हुआ पैसा है वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ मार्केट में। ये देखो यहाँ पे कैलकुलेशन दिखेगा आपको, 48 लाख आए, उसमें से 2 लाख गए, 2,500 गए और 1.5 लाख गए। ध्यान देना, ये तो आउटफ्लो है सारा, कैश आउटफ्लो, और ये भी कैश आउटफ्लो माना जा रहा है क्योंकि कोई वो नहीं है, यूज़ नहीं कर पा रहे हम। जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो है कि हम कितना पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे पास में, तो हम ये 3 पैसों का तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, तो ये हटा दिया। अब जो 44-47 बचा है, ये पैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे 4 महीने के लिए। तो बेसिकली देखा जाए, जो भी हम पे कर रहे हैं इस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए पे कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो फंड्स यही हुए ना, हमारे लिए तो फंड्स यही हुए। ठीक है, और खर्चा क्या क्या है सर, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, मिनिमम बैलेंस तो एक्सपेंस होता नहीं है। तो देखो, कॉस्ट ऑफ द फंड बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कितना पैसा आपको इस्तेमाल करने मिल रहा है वो आप ले लो डिनोमिनेटर में, और खर्चा ले लो ऊपर, लेकिन खर्चे पे टैक्स सेविंग होगी तो आफ्टर टैक्स फिगर ले लो। ये सारा जो खर्चा है ये सिर्फ 4 महीने का है सर, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे तो साल भर का निकल जाएगा। ये है आपकी असली फिगर। ठीक है, ये कहानी खत्म हो गई। पहले के 2 में गलती मैंने आपको बता दी, पहले के दोनों में उन्होंने 50 लाख इशू किया, ये लिया है, और इंटरेस्ट की अमाउंट भी गलत लिया। अच्छा, एक और गलती बताता हूँ यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12.5% की ली है 1.5 लाख रुपए पे 4 महीने की। इन्होंने बोला कि यार 1.5 लाख रुपए तो हमें इस्तेमाल करने मिल ही नहीं रहा है, हम उस पर 12.5% कमा सकते थे जो कि नहीं कमाया, तो वो भी मैं खर्चा मान लेता हूँ, वो भी इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया 6250। पहली बात तो ऐड किया तो यहाँ पे टैक्स क्यों नहीं सेविंग ली। चलो, टैक्स सेविंग का तो लॉजिक बैठता ही नहीं है, बट मैं बोलता हूँ 6,250 भी गलत है। क्यों गलत है ये भी बताता हूँ, अब ध्यान देना। ये जो 1.5 लाख की अमाउंट है आपको क्लियरली दिख रहा है, आपने 48 में जो आया था उसमें से माइनस करिए, मानते हो बात को। 1.5 लाख की जो अमाउंट है वो 48 जो आया था उसमें से माइनस किया, और
ये जो 2 लाख रुपए का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये पूरे 40 लाख पे, 48 लाख पे कर रहे हो। जो इंटरेस्ट रेट दिया था 12.5% का, किस पे लग रहा है वो? 48 पे लगा के ही तो 2 लाख आया। अगर 48 पे आप ऑलरेडी इंटरेस्ट 2 लाख का पे कर रहे हो, तो ये 1.5 लाख रुपए भी तो इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसका मतलब इस पे भी तो आप इंटरेस्ट ऑलरेडी दे रहे हो किसी को, तो और खर्चा लेने की क्या जरूरत है इस पे 6250 का? इधर बैंक को जिससे लिया उसको भी पैसे दोगे 1.5 लाख पे, और ये फालतू का खर्चा भी लोगे। मतलब ही नहीं बनता, डबल नहीं आ सकती अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर। ठीक है, तो ये वाला ही आंसर सही है। ठीक है सर, ये वाला अब आप होमवर्क ले लेंगे। ये भी सेम, इसमें भी क्रेडिट लाइन मेंटेन करनी है आपको 2 लाख की। इसमें भी इशू प्राइस निकालना है, बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ, ध्यान देना। 2 बॉन्ड है, 2 कंपनी है, XYZ और ABC, और दोनों क्या कर रही है? कमर्शियल पेपर लेके आ रही है, डिस्काउंट पे होगा 50 लाख वैल्यू की, 5 मिलियन यानी कि कितना होता है? 50 लाख का। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है ये बताता हूँ। XYZ की जो क्रेडिट रेटिंग है वो है A1 और ABC की है A3। तो A1 अच्छा माना जाता है, A3 थोड़ा बुरा माना जाता है। ठीक है, A3 का मतलब है ये जो कंपनी है वो थोड़ी रिस्की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट कंपनी, तो ABC कंपनी थोड़ी ज़्यादा रिस्की है, और उसी वजह से उससे जो रिटर्न मांगा जा रहा है वो थोड़ा ज़्यादा मांगा जा रहा है। भैया ज़्यादा रिस्की कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा रिटर्न ही मांगना पड़ेगा, 8.5%। तो ये जो रिटर्न मांग रहे हैं हम, ये पर एनम रिटर्न है। ठीक है, लेकिन हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये सिर्फ 91 डेज के लिए है। क्वेश्चंस बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें पूछ रहा है। डिटरमाइन द कंपनसेशन ऑफ ABC's कमर्शियल पेपर फॉर ग्रेटर क्रेडिट रिस्क। उन्होंने ये नहीं बोला कि इशू प्राइस निकालो, उन्होंने ये बोला कि भैया कितना कंपनसेशन दिया जा रहा है। कंपनसेशन दिया जा रहा है का मतलब क्या हो गया कि आप अगर ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इतने ही 50 लाख रुपए का फेस वैल्यू का कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए कंपनी को कम पैसा देना पड़ेगा। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो, फिर उसके बाद में आपको समझेगा अरे हाँ यार ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब ऐसे देखते हैं कि डिटरमाइन द कंपनसेशन फॉर ABC's क्रेडिट रिस्क। ABC कंपनी रिस्की होने की वजह से वो इस इशू में क्या सैक्रिफाइस कर रहा है? कंपनसेशन का मतलब वो सैक्रिफाइस करेगा तभी तो इन्वेस्टर को कंपनसेशन मिलेगा। अच्छा ध्यान देना, हम एक काम करते हैं कि दोनों कंपनी ने जब इशू किया तब उनके हाथ में कितने पैसे आए वो निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल है सर, आप लेते हो X इंटू ये रेट ले लोगे, शुड बी इक्वल टू 50 लाख, मानते हो? और ये जो रेट ब्रैकेट में लोगे वो 91 डेज का लेना पड़ेगा, ये तो पर एनम दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, ये रेट जब इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 50 लाख डिवाइडेड बाय ये रेट, फिर 50 लाख डिवाइडेड बाय ये रेट, आप कैलकुलेशन कर लोगे। 7.6 को 91 डेज में कन्वर्ट किया, 8.15 को 91 डेज में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब देखो XYZ ने उसी 50 लाख के कमर्शियल पेपर के बदले में आज जो पैसा उठाया है वो है 49,07,000, बट ABC की क्रेडिट रेटिंग थोड़ी ख़राब होने की वजह से उसको उतने ही चीज़ के लिए पैसा कम मिला। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हैज़ बिकम द कंपनसेशन। कंपनसेशन फॉर हायर क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है? ध्यान देना, अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मयंक कोठारी इन्वेस्ट कर रहा है और यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप अब लॉजिक लगाओ, आपको अब समझ में आ जाएगा। अगर मयंक कोठारी ने इन्वेस्ट करा तो 4896 इन्वेस्ट करके 4 महीने बाद या 91 डेज बाद कितने ले लिए? 50 लाख। और आपने इन्वेस्ट करा तो आपको 49 देने पड़े उसी 50 लाख के लिए, बराबर बात? तो आपको ज़्यादा देने पड़े, मुझे कम देने पड़े। तो मुझे कम क्यों देने पड़े? मुझे ये फ़ायदा क्यों मिला? क्योंकि मैंने ABC को चूज़ करा जो कि रिस्की थी, ज़्यादा रिस्क मैंने उठाया, इसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि मुझे कम पेमेंट करना पड़ा आज, और दोनों को मिल रहा है 50 लाख की, बट मैंने स्टार्टिंग में कम पेमेंट करा। कम पेमेंट करा कितना? 10,783। दिस हैज़ बिकम द कंपनसेशन फॉर हायर रिस्क दैट आई हैव टेकन बाय चूजिंग ABC एंड नॉट XYZ। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 123 ये आपके ऊपर, इफेक्टिव यील्ड निकालना है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न निकालना है बस। अभी हम ये जो है ना 7.6 और 8.5, अभी ये सारी कंडीशन वापस दे देता और मैं बोलता 7.6 और 8.5 निकालो, आसानी से निकाला जा सकता है। ज़्यादा नहीं आता ना तो कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1+R रख दो, सब आ जाएगा आपका आंसर। आधे तो क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 124,
व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड नाउ, सेम चीज़ देखो, यील्ड है 8% का लेने का है आपको, 80 लाख का फेस वैल्यू आएगा, 80 लाख को डिस्काउंटिंग करोगे आप, मतलब इसमें से निकालोगे, और ये डेट के बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, होमवर्क। ये क्वेश्चन मज़ेदार है, अब आएगा मज़ा, कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 120। अ बॉन्ड इज हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 45 डेज, एक बॉन्ड है जिसको 45 दिन तक रखा गया। करंट डिस्काउंट यील्ड, अंडरलाइन करेंगे सर वर्ड को, डिस्काउंट को, जो कि है 6%, ये लगेगा फेस वैल्यू पे, क्लियर। इट इज एक्सपेक्टेड दैट यील्ड विल इंक्रीज, ये जो करंट यील्ड, अब यही वाला जो करंट यील्ड जो वर्ड यूज किया वही, ये 200 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होगा। 200 बेसिस पॉइंट का मतलब 2% होता है, अभी 6% चल रहा है, तो वो कितना हो जाएगा सर, 8% का। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो बॉन्ड है जिसका डिस्काउंट 6% का है, वो अगर 8% हो जाता है तो मार्केट प्राइस, यील्ड बढ़ जाती है तो मार्केट प्राइस ₹2.50 से गिर जाएगी। अब क्वेश्चन ने और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी, कूपन रेट, मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू, नथिंग। फेस वैल्यू हमें निकालनी है और उसके बाद हमें इक्विवेलेंट यील्ड बताना है। ये है सर रिटर्न वाला यील्ड, ध्यान देना, यह है रिटर्न वाला यील्ड जो कि इशू प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, बराबर, ठीक है। बट उन्होंने ये भी नहीं बोला कि ये इक्विवेलेंट यील्ड जो निकालना है 6% के डिस्काउंट यील्ड पे या 8% वाले डिस्काउंट में, मतलब जब 6% डिस्काउंट दिया गया था तब का निकालना है कि 8%, हम दोनों केस में निकाल लेंगे क्योंकि दिया हुआ नहीं है। अब क्वेश्चन को आप आसानी से समझो, 125, ध्यान देना, ये टाइमलाइन है, ठीक है, ये टाइमलाइन है ना, हमारे पास में फेस वैल्यू भी नहीं दी हुई है। चलो ठीक है, अब आप मान के चलो कि फेस वैल्यू है x और 6% अभी, अच्छा 6% का क्या मतलब होता है सर, ध्यान देना, 6% डिवाइडेड बाई 45 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 45 डिवाइडेड बाई 360 कर लेता तो मेरे को एक रेट मिल जाएगा। वो रेट क्या है और क्यों है ये भी बताता हूँ। 0.75%। आप ध्यान दो, 6% जो है वो सर साल भर का लगेगा ना, लेकिन हमने तो 45 डेज तक के लिए ही रखा है, तो ये आता है 45 डेज का डिस्काउंट रेट आता है 0.75%। और ध्यान देना फेस वैल्यू पे ये डिस्काउंट लगेगा, यानी x में से 0.75% अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरी इशू प्राइस आ जाएगी। तो मैं क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, x इंटू 1 माइनस 0.0075 डेसिमल में, ये जो मैंने लिखा ये और कुछ नहीं, इशू प्राइस है, ठीक है। अब वैसे ही 8% वाले किस्से में अगर हम करें 45/360 करके तो वो आता है 1%, और यहाँ पे अगर प्राइस x है तो मैं यहाँ ले लेता हूँ x इन ब्रैकेट, फेस वैल्यू अगर x है 1 माइनस 0.01। अगर ये x है और डिस्काउंट 1% है तो आज की इशू प्राइस 1% से कम होनी चाहिए फेस वैल्यू से, ठीक है। और ये भी वैसे ही। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अगर हम 6 से 8% कर दे तो जो इशू प्राइस है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो है सर ₹2.50 का। ये क्लियर ले, ये देखो, करंट मार्केट प्राइस विल कम डाउन, करंट मार्केट प्राइस तो वही इशू प्राइस हो गई। तो आपको करना क्या, इक्वेशन बना लो, x इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.0075 माइनस x इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.01 शुड बी इक्वल टू ₹2.50। और कुछ नहीं सर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.25%, ₹2.50 डिवाइडेड बाई ये कर दो ना तो भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है, ₹2.50 डिवाइडेड बाई 0.25%। बट चलो ठीक है, ऐसा देख लो, x ये जो आएगा ये आएगा 0.0025, नहीं 0.99 वो आएगा, (0.9925x माइनस 0.99x इज इक्वल टू 2.5, तो ये आता है 0.0025x इज इक्वल टू 2.5, तो x इज इक्वल टू 1000। आ गई आपकी फेस वैल्यू, क्या दिक्कत थी इसमें, बस दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। चलो ठीक है, अच्छा ये आ गया। अब हम क्या निकाल ले कि अगर 6% पे ₹1000 में से हम माइनस करते 0.75 तो यहाँ पे इशू प्राइस क्या आती और यहाँ पे इशू प्राइस क्या आती। क्यों निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी के भरोसे तो रिटर्न निकलेगा, यील्ड निकलेगी सर। देखो अगर हम ₹1000 में से 0.75% माइनस कर देते हैं तो 992.50 इज़ द प्राइस,
992.50 यहाँ पे इशू प्राइस थी। अब ये भी निकाल लेते हैं हम, 1000 में से 1% माइनस कर दिया तो 990 रुपये इशू प्राइस थी। अब क्या निकालना है, दोनों केस में यील्ड निकालना है। यील्ड का तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो कि ऊपर में आ जाएगा रिटर्न, यहाँ आ जाएगी मार्केट प्राइस, लेकिन ये जो निकलेगा ये 45 दिन का रिटर्न निकलेगा। आपको इसको 360 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में भी 360 लिए थे तो वहाँ पे भी 360 ले रहा हूँ, आप 365 भी ले सकते हो, इंटू 100 बस रख दो। पहले केस में आप देखोगे 7.5 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है, तो 7.5 रुपये डिवाइडेड बाई 992.50 इंटू 100, और इस केस में 10 रुपये डिवाइडेड बाई 990। सही बोल रहा हूँ ना? अगर आपकी कमाई निकालनी है तो आप तो इसी पे निकालोगे। देखो 992.50 दे के मैंने 1000 रुपये ले लिए, 990 दे के मैंने 1000 रुपये ले लिए, तो यहाँ 7.5 रुपये इस पे कमा रहा हूँ, यहाँ पे 10 रुपये इस पे कमा रहा हूँ। यह आता है 6.045%। यह आता है 8.08%। ठीक है सर, बढ़े आगे। आपका ये दोनों आंसर आ गए, यहाँ देख लो आप, यहाँ से मैच करवा देता हूँ ना। 1000 रुपये 6.05 8.08, ये 365 डेज लोगे तो फिर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 126 होमवर्क क्या है देख लो। करंट प्राइस निकालनी है, आप आसानी से निकाल सकते हो। 100 की फेस वैल्यू दी है, डिस्काउंट यील्ड है तो उस फेस वैल्यू पे लगेगा 45 डेज, तो इशू प्राइस ने आप निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, यही अभी किया है अपन ने। इक्विवेलेंट यील्ड यही अभी वापस किया था, तो इशू प्राइस जो निकलेगी उस पर इक्विवेलेंट यील्ड लेना। ये है रिटर्न और वो है डिस्काउंट, दोनों में फ़र्क है। आप बोलोगे सर ये क्या है, फिर ये रिटर्न नहीं है, रिटर्न नहीं है। कंपनी जितने डिस्काउंट पे बॉन्ड बाहर निकाल रही है वो है, वो आपका रिटर्न नहीं है। आपका रिटर्न ये आएगा सर, ठीक है, बट ये आ जाएगा आपका 45 डेज़ का। उसको कंपाउंडेड वाले फॉर्मूला में डालो, 1+r/n⁻⁴ इधर टी तो नहीं आएगा बट ये, तो इफ़ेक्टिव रेट भी आ जाएगा आपका। करके देखो, कुछ नया नहीं है। अब आते हैं सर लास्ट वाले कॉन्सेप्ट पे। आप अगर इसमें देखोगे तो मैं बता देता हूँ, हमने शुरू करा था सर ट्रेजरी बिल से, तो ट्रेजरी बिल के क्वेश्चन देखे। उसके बाद ध्यान देना, हमने ट्रेजरी बिल के 3 क्वेश्चन देखे। उसके बाद मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सिर्फ ऐसे ही लिखा था और कुछ डिटेल तो दी नहीं थी कि कौन सा है, तो हमने वो 2 देखे। कमर्शियल पेपर के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के 2, ये जो बॉन्ड यील्ड वाले थे ये 2। अब सारे के सारे क्वेश्चन 27, 28, 29, 30, 31 जो है ये रेपो रेट पे, रीपर्चेस एग्रीमेंट पे, ये क्या होता है मैं बताऊँगा। ठीक है, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे सर। रेपो रेट क्या होता है, डर्टी प्राइस क्या होती है, हेयर कट क्या होता है, बोरोविंग क्या होती है, बाईबैक प्राइस क्या होती है, फर्स्ट लेग सेकंड लेग क्या होता है, और क्या है क्लीन प्राइस। ये तो पता ही है आपको, डर्टी प्राइस क्लीन प्राइस क्या होता है। अच्छा, और एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये ले लूँगा मैं थोड़ा बहुत आखिरी में। ये रिवर्स मेथड पे, रिवर्स कैलकुलेशन, अगर आपके पास, मैं भूल गया यहाँ पे लिखना, अगर आपके पास में कॉन्सेप्ट शीट होगा तो यहाँ पे आप लिख दो लास्ट वाले में रिवर्स कैलकुलेशन। मैं हर बार लिखता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अब अगर उल्टे तरीके से दिया होता है ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं उस चीज़ को, क्योंकि अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो इसका मतलब आपने रटा नहीं है और आप दिमाग लगा के काम कर सकते हो। मतलब आपको पता है क्या है, अगर सीधा चलना है ये तो मैं हर कोई सिखाता है, लेकिन उल्टा चलना पड़े और आप अच्छे से चल लो तो माना जाता है कि आपको आता है चलना, इसलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, 127, 28 और 29। अच्छा, ये सब शुरू करने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिवर्स रेपो क्या होता है सब। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको, बट समझना तो खैर पड़ता ही है।
ठीक है, मान के चलो कि ये 3 बैंक्स आपको दी हुई है, इसको हम बोलेंगे 3 नहीं 2 ही है, बैंक 1, बैंक 2 और ये बैंक 1। सर वापस 1 क्यों ले लिया? अब लेने दो ना, क्या दिक्कत है? आपकी जगह आपकी पेंसिल थोड़ी आईपैड। अच्छा ध्यान देना, अब क्या होता है, बैंक 2 को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो बैंक 1 से ले सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन बैंक 1 ऐसे फ्री में पैसा नहीं देती। बैंक 2 में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा किसको पता, पैसा वापस नहीं मिला तो ऐसे केस में जो पैसा दिया जाता है, फंड्स जो दिए जाएंगे, उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती है। ठीक है, ये सिक्योरिटीज़ बैंक 2 बेचेगा बैंक 1 को। ये सिक्योरिटीज़ की ओनरशिप किसके पास होती है? बैंक 2 के पास में होती है। ये हो सकता है बैंक 2 ने खरीद रखी हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर और मार्केट से कहीं पे, जिस पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। कौन इंटरेस्ट खा रहा है? बैंक 2 इंटरेस्ट खा रहा है ऑलरेडी। तो उसके पास सिक्योरिटीज़ है, उसकी कुछ मार्केट वैल्यू है, वो उसने उठा के दे दी बैंक 1 को। ठीक है, बैंक 1 को दे दी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, सिक्योरिटीज़ की कीमत जो है वो डर्टी प्राइस पे सिलेक्ट होती है मोस्टली, बट हम अभी मान के चलते हैं कि एक्रूड इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड नहीं करते। तो सबसे पहली बात तो होती है क्लीन प्राइस, बॉन्ड वगैरह होती है ना, उसमें जब एक्रूड इंटरेस्ट ऐड करा जाता है तो वो बन जाती है डर्टी प्राइस। तो ये होती है उसकी रियल वैल्यू। लेट्स से कि 100 करोड़ रुपए के हमारे पास में सिक्योरिटीज़ है। ठीक है, और अब क्या होता है, ध्यान दो, ये भी मान लो यह है 30 अप्रैल। ठीक है, इसके बाद आएगा 31 मई, इसके बाद आएगा 30 जून, और ऐसे करते करते 30 सितंबर को नेक्स्ट इंटरेस्ट का पेमेंट होना है। अभी अभी एक इंटरेस्ट का पेमेंट हो चुका है, हाफ ईयरली है मान के चलो, तो 30 अप्रैल को हो गया। अब आप अगर यहाँ पे अपनी सिक्योरिटीज़ बेच रहे हो दूसरे बैंक को, तो एक तरह से देखा जाए तो 2 महीने का इंटरेस्ट उसमें एक्रू हो चुका है। लेट से वो इंटरेस्ट एक्रूड आता है 5 करोड़ का, तो 105 करोड़ की टोटल डर्टी वैल्यू आ गई। डर्टी प्राइस ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इज 105 करोड़। अब आपको क्या लगता है कि आपने अगर बैंक 1 को 105 करोड़ की सिक्योरिटीज दी है तो वो भी आपको 105 करोड़ के फंड्स दे देगा? बिल्कुल नहीं सर, वो आपको 105 करोड़ के फंड्स नहीं देगा। वो आप सेफर साइड रहने के लिए वो 2 से 3% इसमें से काट लेगा। अगर 3% हम काट देते हैं तो कुछ अमाउंट आती है 101.85। ये जो 3% काटता है उसे हेयर कट कहा जाता है, या फिर आप उसे इनिशियल मार्जिन भी कह सकते हो। ठीक है, उसने साइड में रख लिया, सेफर साइड में। क्यों रखा ये भी बताऊंगा। अब 101.85 आया, ये 101.85 पैसा किसने दिया? बैंक 1 ने बैंक 2 को दे दिया, लेकिन कुछ दिनों के लिए दिया है। लेट से वो 14 दिन के लिए दिया है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये सारी कहानी चलती है। क्या फ्री में पैसा दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं सर, इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो 14 दिन कंप्लीट होने के बाद अच्छा, उसके पहले की एक बात बताता हूँ, वो तो खैर बात की बात है। ये 3% का लॉजिक है, क्यों 2% 3% ऐसा हेयर कट या इनिशियल मार्जिन रखा जाता है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर 105 के बदले 105 दे दिए और 14 दिन कंप्लीट होने के बाद मान लो बैंक 2 ने हमको पैसा वापस ही नहीं करा, बैंक 2 ने पैसा वापस नहीं करा, तो आप क्या करोगे? उनकी सिक्योरिटीज मार्केट में ले जाके बेचोगे, और मार्केट में उस दिन प्राइस गिर गई 105 की जगह पे ये अगर 100 रुपये हो गए या 102 103 हो गए, तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। इंटरेस्ट तो छोड़ो, आपको तो अपना वो ही नहीं मिला, प्रिंसिपल वापस। तो ऐसे केस में आपको जो भी अंदाज़ा बैठता है 14 दिन में कितनी गिरावट आ सकती है, उतना आप साइड में रख लोगे, उतना दोगे ही नहीं सामने वाले को, कि इनकेस ये डिफ़ॉल्ट करता है तो भी हमें कोई नुकसान ना हो। जैसे 100 तो उधर से आ जाएगा और 2-3 मैंने इधर से सेफ रख लिया, तो भी मेरा रिकवर होता है। अच्छा, तो ये 101.85 दे दिए बैंक 2 को, इस तरह से कहानी चली, 14 दिन कंप्लीट हो गए। अब क्या होगा? बैंक 2 क्या करेगा? वापस बैंक 1 को इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल जो था 101.85 प्लस इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा 10% से 14 दिन का, और वो उसके साथ वापस दे देगा, और बैंक 1 से वापस वो सिक्योरिटीज़ खरीद लेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा यहाँ पे चलो जाने दो, यहाँ लिखता हूँ रीपर्चेस कहते हैं उसको, यानी कि मैंने सिक्योरिटीज़ वापस खरीद ली।
अब मैं ही ओनर हूँ, पैसे का भी काम हो गया। तो यहाँ पे आपने बहुत सारे टर्म सीखे, क्लीन प्राइस, एक्रूड इंटरेस्ट, डर्टी प्राइस, इनिशियल मार्जिन, हेयर कट। इसके बाद में ये होता है 10% जो यहाँ लिखा था, ये है रेपो रेट। ठीक है, इन सिक्योरिटीज़ का भी एक कूपन रेट होता है मार्केट में, जिससे अपन को इंटरेस्ट मिल रहा होता है, लेट से 12%, तो उसे कूपन रेट कहते हैं। ठीक है, जब वापस खरीद लिया जाता है तो उसे रीपर्चेस कहते हैं। दिस एंटायर एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज रीपर्चेस एग्रीमेंट, कि मैं आज आपको बेच रहा हूँ लेकिन इस कंडीशन पे ही बेच रहा हूँ कि आप मुझे वापस दे दोगे ये चीज़। ऐसा नहीं आप बोल दोगे मुझे नहीं चाहिए फंड्स, आप ले जाओ मार्केट में। अभी देखो क्या होता है, अगर इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई, अगर बॉन्ड्स की वैल्यू 100 का 120 130 हो गई, तो काय को इंटरेस्ट चाहिए हमको? क्यों इंटरेस्ट चाहिए हमको? हम बोलेंगे रख ले भाई तेरा पैसा पूरा, मैं तो बॉन्ड मार्केट में तेरे वाले बेच के ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। तो बट ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए ये रीपर्चेस एग्रीमेंट बनता है। तो एग्रीमेंट में पहले से ही स्पेसिफाइड होता है कि आप हमें ये वापस दे दोगे, ये सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर आप रख रहे हो। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ चीज़ें और हमें पता चलेगी। तो आओ सर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी गलतियाँ भी मुझे नज़र आई है इसमें, मैं आपके उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से गलतियों से और एक कॉम्प्लिकेशन से शुरू करने से अच्छा थोड़ा बहुत हम इजी क्वेश्चन पे जाते हैं। तो 127 128 को छोड़ो, पहले हम 129 लेते हैं, फिर 28 लूँगा, फिर 27 लूँगा। चलो ठीक है। अब देखो, बैंक ए एंटर्स इनटू अ रेपो फॉर 14 डेज विद बैंक बी। बैंक ए और बी ने दोनों ने 14 दिन के लिए एक रेपो वाला एग्रीमेंट करा है, री परचेस एग्रीमेंट। ठीक है, बैंक बी इन 12% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2017। 12% बताता है कूपन रेट। किसने इशू किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्या है? बॉन्ड है, 2017 में ये मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, एट अ रेट ऑफ 5.25%, ये है आपका रेपो रेट, कि जो भी आप पैसा लेने वाले हो वो 5.25% पर एनम के हिसाब से आप वापस करोगे। ये 5 करोड़ जो है इसे फेस वैल्यू कहा जाता है, ₹5 5 करोड़ मिल नहीं रहे सर, 5 करोड़ के बॉन्ड्स है वो। ठीक है, अज्यूमिंग दैट द क्लीन प्राइस इज 99.42। मार्केट में क्लीन प्राइस पे नहीं, क्या कहते हैं उसे, डर्टी प्राइस पे बात चलती है। ठीक है, इनिशियल मार्जिन 2% का है, डर्टी प्राइस का 2% रख लिया जाएगा साइड में, फिर आपको देंगे सर हम। एंड डेज ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट टू बी 292 डेज का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है। तो सबसे पहले क्या निकालो? डर्टी प्राइस निकालो। कैसे निकालोगे सर? बहुत बढ़िया, आप देखो 99.42 क्लीन प्राइस लग रही है, तो फेस वैल्यू कितनी होगी? अंदाज आपको लेना पड़ता है ऐसे टाइम पे, तो 100 रुपये लोगे। 100 रुपये पे 12%, ये तो साल भर का इंटरेस्ट हो गया। तो आप निकाल लो 292 डेज का कितना, तो ये आ गया सर 100 रुपये पे 12%, 292 डेज, तो इतना परसेंट, इतना जो अमाउंट है ये आपका एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, और क्लीन प्राइस में ऐड कर दिया तो आपकी डर्टी प्राइस आ गई। मानते हो डर्टी प्राइस आ गई। अब ध्यान देना, 5 करोड़ जो है ये फेस वैल्यू वाले हैं। 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोगे आप, तो आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं टोटल, और उसको डर्टी प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी रियल मार्केट वैल्यू आ जाएगी, कि उस नंबर ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस, तो मार्केट वैल्यू आ गई। इतने के बॉन्ड अगर मैं ले रहा हूं और उसमें से मैंने सिर्फ 2% हटाना है, तो मैंने कितना, सिर्फ 98% उनको पेमेंट करूंगा। तो ये अमाउंट आ जाता है कि कितना सामने वाले को हम देंगे एज अ लोन। इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ बोरोविंग। आप इसको अमाउंट ऑफ बोरोविंग बोलो या फिर फर्स्ट लेग बोलो। ये रहा, ध्यान देना, नॉमिनल वैल्यू 5 करोड़ की थी, उसको डिवाइड किया 100 से, तो आए नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड बोलो, या क्या था यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, ये तो नंबर ऑफ बॉन्ड, उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके मार्केट वैल्यू आई। और देखना ये जो कर रहे हैं हम, ये और कुछ नहीं, 98% है, यानी कि 2% हटा के बाकी सब देने को लो रेडी हो गए लोन में। तो इतना अमाउंट है सर लोन का जो दूसरी बैंक को मिलेगा ये सारी सिक्योरिटीज देके। 534,85,117 मार्केट वैल्यू का 98% मिलेगा। क्लियर हो गया आपको? ये फर्स्ट लेग हो गया। अब बोलते हैं रीपेमेंट। तो ठीक 14 दिन बाद कितने पैसे हमें देने पड़ेंगे? जितने लिए उस पे इंटरेस्ट 5.25% से। और क्या देना है? और कुछ भी नहीं देना सर। ये देखो, जितने लिए उस पे 5.25% से 14 दिन का इंटरेस्ट। अब इन्होंने यहाँ पे 360 लिया है, हाँ ठीक है, क्लियर है। ये 365 नहीं लेना सर, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ अगर है कि 360 डेज इन अ ईयर लो तो वही चलाना है पूरे क्वेश्चन में, अदरवाइज 365 ठीक था। तो कोई दिक्कत आई आपको? इसमें आपने इंटरेस्ट ऐड कर दिया, 5 करोड़ 35 लाख 94 आपने वापस दे दिया, कहानी खत्म। आपकी बॉन्ड आपके पास वापस आ गए, कहानी खत्म। ईजी, आपको समझ आया? सेकंड लेग क्या होता है? देखो,
यहाँ पे अगर आप पैसा ले रहे हो उसे फर्स्ट लेग कहते हैं, यहाँ दे रहे हो इंटरेस्ट के साथ उसे सेकंड लेग कहते हैं। आई बात समझ में? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जो होती है वो आपके सिर्फ कैलकुलेशन के काम आती है, वो आपको मिलती नहीं है सर। मार्केट वैल्यू में वो कन्वर्ट की जाती है, उसमें से इनिशियल मार्जिन हेयर कट माइनस किया जाता है, फिर आपको पैसा मिलता है। ठीक है, यहाँ जो आप रीपेमेंट करते हो ध्यान देना, वो बॉन्ड की वैल्यू नहीं होती, वो बॉन्ड की वैल्यू में इंटरेस्ट वगैरह ऐड करके आपको देना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके पहले वाला क्वेश्चन 128। आओ जाओ, देखो तारीख दी है 30 जून 2015। कौन सी बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक ने प्रपोज किया कि उसे चाहिए लोन। कितना चाहिए सर वो नहीं दिया हुआ है, और किस बैंक से चाहिए? सीबी बैंक से चाहिए। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। 12% के रेट से ये हो गया आपका रेपो रेट। 30 और किसके अगेंस्ट में चाहिए? उसके लिए आप गिरवी क्या रख रहे हो? 13.5%। ये कूपन रेट हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी जिसकी फेस वैल्यू 400 करोड़ है। ठीक है, जिसकी करंटली ट्रेडिंग एट 410 करोड़ दिया है, जिसकी मेच्योरिटी आएगी 30 सितंबर 2015 को। अभी अगले 6 महीने में ये मैच्योर होने ही वाला है। अब कूपन डेट्स अगर आप देखोगे तो 30 अप्रैल को इंटरेस्ट मिलता है और सितंबर को मिलता है। अब अगर आप ध्यान दोगे यहाँ से आगे बढ़ोगे तो 31 डेज बाद आ जाएगा मई, प्लस 30 डेज बाद आ जाएगा जून, और ये हो गया जून ख़त्म। तो 61 डेज का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है। एक गलती क्वेश्चन में जो मुझे लगी वो ये है कि उन्होंने क्लियरली नहीं बोला ये 410 करोड़ की जो ट्रेडिंग है हो रही है वो क्लीन प्राइस पे हो रही है, क्लीन प्राइस पे हो रही है। अगर वो दे देते तो अच्छा होता, क्योंकि इन्होंने 410 को क्लीन प्राइस ही ट्रीट किया। आपको अगर पता ही नहीं होगा क्वेश्चन एग्जाम में क्या कर लोगे आप? तो कुछ अजम्पशन लेते हो तो वो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये क्लीन प्राइस है मान के चलो, अभी मैंने बता दिया तो मान के चलो 410, उसमें एक्रूड इंटरेस्ट ऐड करो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा टोटल मार्केट वैल्यू कितनी। हेयर कट तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो उतना पैसा आपको मिल जाएगा। दैट इज़ योर फर्स्ट लेग। बट फर्स्ट लेग चाहिए कि आपको, हाँ, द अमाउंट ऑफ बोरोविंग जो बोल रहे हैं ना, अमाउंट ऑफ बोरोविंग, यही तो हुआ फर्स्ट लेग आपका, कि कितना पैसा आपको मिल रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला बाईबैक प्राइस क्या है सिक्योरिटीज़ की। फर्स्ट लेग तो निकाल लिया, चलो पहले वो निकाल लेते हैं फिर बाद में बातें करते हैं। तो 410 में मुझे एक्रूड इंटरेस्ट ऐड करना है, और तो क्या है उसमें ज़्यादा कुछ लग ही नहीं रहा है मुझे। और इंटरेस्ट जो है एक्रूड इंटरेस्ट जो लगेगा वो 12 नहीं 13.5% से 400 पे कितने दिन का? 61 डेज़ का। तो देखो कितना आसान हो गया कहानी। 410 तो ठीक है, वैल्यू होगी सिक्योरिटी की, एक्रूड इंटरेस्ट निकालेंगे 400 पे 13.5% 61 डेज़ के हिसाब से निकाल लो, और ये 30 जून होना चाहिए था। चलो अमाउंट सही है 9.15। तो इतना हो गया आपका डर्टी वैल्यू। इसमें से हेयर कट माइनस होगा, दिया है नहीं, इनिशियल मार्जिन दिया है नहीं दिया, तो पूरा का पूरा पैसा आपको लोन में मिल जाएगा। बोरोविंग आ गई आपकी, वही तो फॉर्मूला हुआ सेम टू सेम। ठीक है अच्छा, अब बात होती है सर बाय बैक प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। 14 दिन खत्म हो जाने के बाद जो सिक्योरिटीज़ हम वापस ले रहे हैं उसकी प्राइस कितनी है? ध्यान देना सर, मैंने जब आपको यहाँ पे बताया तो 14 दिन खत्म होने के बाद ये अमाउंट हम उनको दे रहे हैं, क्योंकि लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो सिक्योरिटीज़ में ले रहा हूँ उसकी भी वैल्यू इतनी है। नहीं सर, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि सेकंड लेग बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सिक्योरिटीज़ आपने लिए उसकी वैल्यू कितनी है। और ये वो बहुत आसानी से मैं बताता हूँ क्या है। ये जो आप दे रहे हो उसमें से एक्रूड इंटरेस्ट माइनस कर दो तो सिक्योरिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हमने लिया कितना ये निकाल लिया, उसमें इंटरेस्ट ऐड करो, और उसमें से इंटरेस्ट जो ऐड कर रहे हो वो तो लोन वाला इंटरेस्ट ऐड करके दे रहे हो, लेकिन जो सिक्योरिटीज़ ले रहे हो उसका एक्रूड इंटरेस्ट इसमें से हटा दो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो सिक्योरिटीज़ आपके हाथ में आई है वो कितनी वैल्यू रखती है। ध्यान देना, यही 419.15 आपने यहाँ लिया, और ध्यान देना उस पर 12% का जो रेपो रेट था, 14 दिन के लिए आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो आपका इंटरेस्ट देना बनता है इतना। तो टोटल पेमेंट जो आप करोगे वो तो 421 का ही रहेगा सर। क्वेश्चन कितना पेमेंट कर रहे हो ये नहीं पूछ रहा, ये आपका सेकंड लेग हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पेमेंट किया उसमें सिक्योरिटी की प्राइस कितनी। बहुत सिंपल सर, उसके अंदर दो ही चीज़ हो सकती है, क्योंकि हमने सिक्योरिटी ली, एक तो सिक्योरिटी की प्राइस और एक्रूड इंटरेस्ट। और क्या लिया वापस हमने? ये इंटरेस्ट भी तो हमें ही मिलने वाला है 30 सितंबर को। अब देखो 31 डेज जब हमने वापस लिया तब तक का एक्रूड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। 31 डेज, 30 डेज प्लस 15 डेज,
नहीं 14 आ रहा है, 14 दिन का ही था ना। तो ये आता है कि 75 दिन का अब उसके अंदर इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है, तो 400 पे 13.5% से 75 दिन का कैलकुलेट कर लो, ये आप माइनस कर दो तो आपको पता चलेगा कि यार जो आपने पेमेंट किया है 421 का, उसमें से 11 करोड़ तो आपने सिर्फ इंटरेस्ट जो एक्रू हुआ था उसके करा है, जो आपको मिल जाएगा 30 सितंबर को, और बाकी की जो वैल्यू थी वो थी सिक्योरिटी की वैल्यू या बॉन्ड की वैल्यू। बस यही वो पूछ रहा है कि बाय बैक प्राइस कितनी थी सिक्योरिटी की, जो आपने सिक्योरिटीज़ वापस ली है उसके लिए आपने एक तरह से दिया कितना, सिर्फ 409.856 दिया, उसके ऊपर जो 11 करोड़ आपने दिया वो तो एक्रूड इंटरेस्ट का दिया है, वो तो आपको मिल ही जाएगा ना, पूरे 30 सितंबर जब आएगा वो तो मिल ही जाएगा। ठीक है सर। तो इन सब खेल में नुकसान अगर देखो तो सिर्फ इतना ही हुआ है, 410 की चीज़ दे के 409.856 आपको मिल गया, 410 का देके 409.856 आपको मिल गया, तो नुकसान कितना हो रहा है? .144 का नुकसान हो रहा है। अरे कहाँ गया? अगर आप डिफरेंस निकालोगे ना इसके बीच में और इसके बीच में, तो ये .144 का ही आता है। 410 की चीज़ आपने दी थी, 409 की वो बन के वापस आई है, तो नुकसान कितना हुआ? .144 का। बट आपको 14 दिन के लिए कैश भी तो मिल गया ना हाथ में यूज़ करने के लिए। और ये .144 का डिफरेंस आप एक और जगह से निकाल सकते हो, पता है आपको कहाँ से निकाल सकते हो? मैं आपको बताता हूँ, 2 सेकंड देना मुझे। ये जो 14 दिन के लिए सामने वाले ने पैसा रखा ना आपका, हाँ सिक्योरिटीज़ रखी है आपकी, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 400 करोड़ पे 13.5% इंटू 14/360 अगर कैलकुलेट करोगे, वो रख ले रहा है इतना पैसा आपका, 13.5% इंटू 14/360, तो वो आता है 2.1 करोड़। ठीक है, और आप जो इंटरेस्ट उसको दे रहे हो वो है 1.9560 करोड़। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, वो भी आता है 0.144 करोड़, एग्जैक्ट उतना ही आता है। ठीक है सर, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे। थोड़ा ध्यान देना, डेट्स वगैरह सब मैच करती है। इस क्वेश्चन में भी डेट कितनी है? 30 जून की है। इस क्वेश्चन में भी पहली बैंक कौन सी है? पीएनबी बैंक है, उसको भी बोरो करना है 400 करोड़ रुपए। अब क्वेश्चन में क्लियरली लिख दिया कि 400 करोड़ बोरो करना है। यहाँ देखना, यहाँ फेस वैल्यू थी 400 करोड़ की, बोरो नहीं करना था 400 करोड़, बोरो तो आपने 419 करोड़ करा था वहाँ पे, यहाँ पे 400 करोड़ ही बोरो करना है। तो देखो कितना क्या कहते हैं, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। और अगर आपने मतलब बदल दिया, उसको फेस वैल्यू समझ लिया, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने फर्स्ट लेग ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब फ्रॉम सीबी बैंक वाया रेपो, ये है रेपो रेट, 14 दिन के लिए लगेगा, और 10% का ये कूपन रेट, फेस वैल्यू 10,000, 14 दिन का पीरियड है, 3% का हेयर कट है। आया समझ में? ठीक है, ध्यान देना। करंट प्राइस जो सिक्योरिटी की दी है 9872, और ये भी उन्होंने क्लीन प्राइस ली है। तो मेरा पहला इशू यहाँ पे आता है, थोड़ा सा क्लैरिटी देनी चाहिए थी, जैसे उस क्वेश्चन में दी थी, इसमें भी देनी चाहिए कि ये क्लीन प्राइस है। नहीं दी ना, डर्टी प्राइस नहीं ली इन्होंने, क्लीन प्राइस लिए। अब आप इससे सीख लो, अगर ये लोग नहीं दे रहे हैं बट मनी मार्केट का या रेपो का कोई क्वेश्चन आता है और सिर्फ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसे क्लीन प्राइस ही अज्यूम करना। इसका रीज़न भी बताता हूँ। अगर आप डर्टी प्राइस अज्यूम कर लोगे ना, तो फिर एक्रूड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन बेकार हो जाएगी बाकी की। तो क्लीन प्राइस लेना। कूपन की डेट है 30 अप्रैल और 30 सितंबर, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अभी देखा था। तो आप देखो 30 अप्रैल से 30 जून तक 61 डेज होते हैं, उतने ही दिन। ठीक है, आपको क्या निकालना है? नॉमिनल अमाउंट निकालना है। ध्यान देना, ये नॉमिनल अमाउंट इस क्वेश्चन में 400 करोड़ की थी, और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें ध्यान देना, ये नॉमिनल जो अमाउंट थी वो 5 करोड़ की थी। ये आपको निकालना है। एक तरह से देखा जाए तो सेम फॉर्मूला आप इस्तेमाल करो, इसमें 400 करोड़ इधर रखो लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो है वो ये वाली अमाउंट है, और 5 करोड़ को रख दो एक्स, और फिर सारा कैलकुलेशन करो। बट इतना आसानी से वो आंसर निकला ही नहीं। क्यों नहीं निकला ये मैं बताता हूँ। 3% का हेयर कट था, तो उन्होंने लेना चाहिए था 100 माइनस 3/100, बराबर है 3% माइनस करना, यानी 97% लेना चाहिए था, लेकिन नहीं,
उन्होंने क्या लिया, 103 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 103। उन्होंने ये माना कि इसके अंदर 3% ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसका 3% नहीं निकाला, इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये मान के सारी गड़बड़ कर दिया आगे। अब आप इन्वेस्टोपीडिया वाली वेबसाइट पे जाओ, इंटरनेट पे रिसर्च करो, बहुत जगह पे हेयर कट का बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि भैया हेयर कट हो या इनिशियल मार्जिन हो, डर्टी प्राइस पे लगेगी सारी 3% की। ठीक है, चलो जो किया सो किया, आप क्या कर सकते हैं उसमें, ध्यान देना। सबसे पहले तो इन्होंने निकाला एक्रूड इंटरेस्ट, 10,000 की फेस वैल्यू, 10% का कूपन रेट, 61 डेज के हिसाब से इतना बन गया आपका एक्रूड इंटरेस्ट। आपने अपनी क्लीन प्राइस में वो एक्रूड इंटरेस्ट ऐड करके इसको डर्टी प्राइस बना लिया, यहाँ तक तो बहुत ठीक था। अब यहाँ से गड़बड़ होना शुरू हो गई। आपने 3% का हेयर कट एडजस्ट किया 1.03 से डिवाइड करके, तो ये प्राइस आई है। यहाँ एक गड़बड़ हो गई, ये पहला मेरा इशू यहाँ पे आता है कि ये नहीं होनी चाहिए थी। इसका सीधा 97% लेते तो एक प्राइस आती, उसको आप डर्टी प्राइस का एडजस्टेड वैल्यू मानते। ठीक है, इसके बाद उन्होंने निकाला कि नॉमिनल अमाउंट कितनी होनी चाहिए। ये फॉर्मूला वही है जो वहाँ पे यूज़ किया, थोड़ा अलग से प्रेजेंट किया हुआ है। देखो आप यहाँ पे 400 ले लो इज इक्वल टू एक्स ले लो इनटू, अब इनकी गलत वाली प्राइस ले रहा हूँ मैं जानबूझ के, ठीक है, 9746.72 ले लो डिवाइडेड बाय 10,000 ले लो। ठीक है, पहली गलती तो 9746 वाली हो गई। अच्छा 9746 नहीं, अभी तो उसको निकालना बाकी है ना 9746 को। आप यहाँ पे जो लोगे वो डर्टी प्राइस लोगे 10,039.12, और अब करोगे 103 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 103। बस ये एक जो करा ना, उससे सब गड़बड़ हो गया आगे। तो ये सब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो x निकलेगा नॉमिनल वाला ये निकलेगा। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ये फेस वैल्यू ही थी ना, x जो था 5 करोड़ भी फेस वैल्यू था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसमें 400 करोड़ भी फेस वैल्यू ही था, तो यहाँ पे भी फेस वैल्यू हुई। अब अगर फेस वैल्यू टोटल इतनी है, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर हमको निकालने हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने, तो आप क्या करोगे, एक यूनिट की फेस वैल्यू जो कि 10,000 है उससे डिवाइड करोगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी उन्होंने डिवाइड किया 9746.72 से, जो कि मेरे को गलत लगता है। तो ये भी एक और इशू है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ निकालने के लिए 10,000 से डिवाइड होना चाहिए था। अब आप लॉजिकली देखो 410 जो है ये कहाँ से आया, 410.39 जो आपका आया ये वाला, ये आया यहाँ से, ठीक है, और ये भी कहाँ से आया, ये आया यहाँ से। यानी कि अगर इस पूरी चीज़ को 400 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय दिस में अगर यहाँ रख दूँ तो वो कैसा दिखेगा पता है आपको, ये देखो, आप ही देखो कि सही दिख रहा क्या आपको। 400 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 9746.72 और अगेन डिवाइडेड बाई 9746.72, इसको नीचे लेते हो तो 97.9746.72 का स्क्वायर हो जाता है। क्या निकाल रहे हो आप उससे, सब कहानी खराब हो गई। अच्छा, इन्होंने दूसरी चीज़ बहुत अच्छे से दी और इजीली दी, कैश अमाउंट निकालना है रीपेड एट द एंड ऑफ द रेपो, यानी कि वो क्या बोल रहे हैं, सेकंड लेग निकालो। अरे भैया आपने 400 करोड़ का लोन उठाया, रेपो रेट क्या था 11.65 का, ठीक है, ये रेपो रेट था, और 14 दिन के लिए उठाया, 14 बाय कितने कर लो 365 कर लो, तो ये जो बन गया ये 14 दिन का इंटरेस्ट बन गया प्लस 400 करोड़ का प्रिंसिपल, हो गई आपकी कहानी ख़त्म। ये देखो यहाँ पे 400 करोड़ इंटू 1 प्लस 1.1165 और 14 दिन में कन्वर्ट कर रहा है। ये तो बहुत ईजी था, सेकंड लेग तो बहुत ईजी था। तीनों में किस्से सारे सेम थे, बस एक गड़बड़ यहाँ पे करी उन्होंने, जो 3% है, ये जो है मैं जो यह बोल रहा था आपको 100 माइनस 3/100 करने के बजाय 103 माइनस 3/103 करा, उससे सब गड़बड़ हो गया। तो एग्ज़ाम में नॉर्मल तरीके से करो, इंटरनेट पे भी हर जगह आपको वही मिलेगा। और ये वाला एक तरीका 28-29 हो गया। अब 30 आपके लिए होमवर्क ले लो, और 31 थोड़ा रिवर्स वाला कैलकुलेशन है तो मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान देना। अभी आप मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं 31 शुरू करने के पहले बताता हूँ। ये आपने पहला क्वेश्चन देखा 29, इसमें क्या निकाला हमने, सबसे पहले डर्टी प्राइस निकाली। डर्टी प्राइस को हमने यहाँ पर इस्तेमाल करा था, आपको अगर याद होगा तो डर्टी प्राइस को हमने यहाँ पर इस्तेमाल करा था, और फिर जाके हमारी फर्स्ट लेग निकली, और फर्स्ट लेग पे और इंटरेस्ट ऐड करा तभी तो हमारी सेकंड लेग निकली, बराबर है। अब रिवर्स कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले सेकंड लेग लो। अब उन्होंने क्या दिया, सारा डेटा दे दिया आपको, ये वाला भी दे दिया, फर्स्ट लेग भी दे दिया, और बोलते रेपो रेट निकालो। ये फॉर्मूले में रख के क्या रेपो रेट नहीं निकल सकता, निकल सकता है। अच्छा रेपो रेट भी आ गया। अब आप आ जाओ इसके पहले वाले में, अब वो बोलते फर्स्ट लेग भी आपको दे दिया, नॉमिनल वैल्यू भी आपको दे दी, उन्होंने बोला कि डर्टी प्राइस निकालो। क्या इस फॉर्मूले में रख के डर्टी प्राइस नहीं निकाल सकते, अगर आपको 534 और 5 करोड़ भी दिया हुआ है तो डर्टी प्राइस भी निकाली। अब उन्होंने बोला कि चलो डर्टी प्राइस है, आप क्लीन प्राइस निकाल के दिखाओ, तो इस फॉर्मूले में डर्टी प्राइस और एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रख दिया, मेरी क्लीन प्राइस आ गई। अब ध्यान देना
आपका फर्स्ट लेग दिया है, सेकंड लेग दिया है, ठीक है, और उसके बाद में फेस वैल्यू भी दी है, तीनों चीज़ें दे दी। इनिशियल मार्जिन आपका 1.25% का भी दे दिया, कितने दिन का इंटरेस्ट एक्रू हुआ वो भी दे दिया, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इतना तो हो गया। उसके बाद वो बोलते हैं सबसे पहले रेपो रेट निकालो, तो आपने सेकंड लेग के फॉर्मूले से स्टार्ट करा, सेकंड लेग इज इक्वल टू फर्स्ट लेग और वो इंटरेस्ट, तो आपने इसमें रेपो रेट ले लिया। सेकंड लेग आपको दिया हुआ है फर्स्ट लेग आपको दिया हुआ है, आपको बाकी सारे रेट दिए, रेपो रेट आपने निकाला। अब डर्टी प्राइस निकालने बोलते हैं, वो डर्टी प्राइस निकालने बोलते हैं, ध्यान दो, आपको फर्स्ट लेग दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू भी दी हुई है, डर्टी प्राइस यहाँ पे है, और ये ना 125 की जगह इसको 1.25 कर लेना, थोड़ा सा गलत हो गया था मेरे पार्ट पे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो वो पॉइंट डालना रह गया, 100 माइनस 1.25, ठीक है, तो 98.75 हो गया, ये डर्टी प्राइस आ गई। इसी डर्टी प्राइस को यहाँ रख लो और इंटरेस्ट एक्रूड निकालो, तो आपकी क्लीन प्राइस आ गई, कहानी ख़त्म, ईजी था ना। इसी तरह से सर हमारा सिक्योरिटी वैल्यूएशन का चैप्टर खत्म हुआ, इसके साथ साथ अपना सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ मेक श्योर आप किसी तरह से पूरे फॉर्मूलेस को रिवाइज करें, चार्ट्स को रिवाइज करें, और उसी के बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे हम। आई नो मैं थोड़ा सा धीरे चल रहा था, सिक्योरिटी वैल्यूएशन आपका पहला चैप्टर था, समझो बात को, आपका पहला चैप्टर था इतना बड़ा वाला, और 131 क्वेश्चन उसी में ही है, और छोटा 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 बहुत है, हर दो दो क्वेश्चन के लिए एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ रहा है। आपने देखा होगा बॉन्ड रिफंडिंग, बॉन्ड इम्यूनाइजेशन और कॉन्वेक्सिटी, दो तीन क्वेश्चन के लिए आपको इतना लंबा पढ़ाना पड़ रहा था। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो इन सब चीज़ों की वजह से टाइम बढ़ा है। हो सकता है 100 घंटे का जो टाइम मैंने बताया वो थोड़ा बहुत और बढ़ जाए एंड बाय द एंड ऑफ द टोटल लेक्चर्स, बट ठीक है, थोड़ा बहुत मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपका टाइम भी बचा लूँ और सब कुछ पढ़ा भी दूँ। बट मैं बिल्कुल ये गलती नहीं करूँगा कि एक एक चीज़ आपको लिख के दे रहा हूँ, और या फिर मैं रिपीटेशन में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा सर आपका रिपीटेशन में। जितना भी रिपीटेटिव नेचर का आएगा वो सब मैं आपको होमवर्क दूंगा, यानी कि अगर आपके पास में टाइम बिल्कुल नहीं है रिवीजन करने का भी, और इतना भी अगर आप देख के जाते हो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाते हैं, उसके भरोसे आप बैठ सकते हो। तो रिवीजन करने के लिए सिर्फ इतने क्वेश्चन कर लो तो भी ठीक है। अच्छा, मैं आपको आखिरी में बताऊंगा अभी कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, मैं ज़रूर बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको रिवीजन में बिल्कुल हाथ लगाने नहीं चाहिए, उससे सिर्फ टाइम वेस्ट ही होता है। अगर कोई एक कॉन्सेप्ट है जिसमें 5-7 चीज़ें कवर्ड है, तो वो 5-7 चीज़ें अगर अलग अलग जगह पे कवर्ड है तो वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कर लिया तो वो कर लिया ऑटोमेटिकली, तो वो 2 घंटे वेस्ट करने से अच्छा है ये 1 घंटे का क्वेश्चन कर लो। ठीक है सर, इसी के साथ मैं कहानी ख़त्म करता हूँ। रात के ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं, सुबह से काम चालू है क्योंकि आज चैप्टर ख़त्म करना था और टारगेट लेके चला था, तो सुबह से आके बैठा था 8-1 बजे से, तो 12 घंटे हो गए। अब मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा गला भी सूखने लग गया है। विल गो होम, विल हैव डिनर एंड विल प्ले लाइक हाफ एन आवर और एन आवर विथ माई किड। अगर वो सोई नहीं होगी तो उसके साथ खेलूँगा और फिर सो जाएंगे सर बातें करते करते। बाय बाय।